आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक मजेदार कहानी जिसका नाम है बोहनी। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान थी भी नहीं और इसलिए मुझे एक पान खाने के लिए सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी तो वहां कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। भीड़ भाड़ अलग, चौराहा है तो ग्राहकों की हमेशा भीड़ रहती थी और ये इंतजार मुझे बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी ये तो अब याद भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना कर गिलौरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार ना करूं। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा नहीं भी तो एक छोटा हिस्सा तो जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है हर महीने। कई बार इरादा भी किया कि पानदान खरीद लूंगा, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर तो है नहीं और फिर मेरे लिए तो यह हाथी खरीदने से भी कम नहीं है। और मान लो जो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो है नहीं कि इधर मन किया और गिलौरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और इंतजाम में ही मसरूफ पाया है। इतना सरदर्द उठाने की ताकत होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह ये मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटेगा, हैं? यहां तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से फोड़ लेता हूं, लेकिन सरौते से काम लूं ये तो गैर मुमकिन है भाई। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर भी उतनी हैरानी होती है जितनी किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो ये मामला भी किसी तरह हल हो जाए, मान लो, तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो इसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वो लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूं? मुसीबत का सामना तो उस वक्त हो जाता है जब किसी दोस्त के घर जाएं और अंदर से पान आए और चूना ज्यादा हो उसमें, तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझ बूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारें, और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, लगेगा कैसा बदतमीज आदमी है। तो खैर 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया और पान मांगा। वो जो नई दुकान खुली थी उसे एक तंबोलिन चलाती थी। अरे भाई एक पान खिला दो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ नजर की पर कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, अपने काम में लगी रही। 1 मिनट तक तो पान ही फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए बाहर निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि भाई चलो आज बड़ी तैयारी से गिलौरियां बन रही हैं, मगर अब भी वो सड़क की ओर इंतजार की नजरों से ताक रही थी, मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, जैसे उसे किसी और पान के शौकीन ग्राहक का इंतजार है। और मैं जो खड़ा था मेरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। अरे भाई मैं भी तो ग्राहक ही था, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, न जाने किसका इंतजार कर रही थी। मुझे जरा बुरा भी लगा। मैंने झुंझलाकर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूं, नजर नहीं आता क्या तुमको? तंबोलिन ने माजरत भरी नजर से कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए बस। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, वो आपके हाथ की बोनी अच्छी नहीं है। हैं? बोनी अच्छी नहीं है? सुनकर मैं चौंक गया। वो बोली, कल दुकान में सबसे पहला पान आप ही ने खरीदा था और बोनी आप ही से हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन में सिर्फ 6 आने की बिक्री हुई। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था और वो बोले जा रही थी, ये तो कल की बात हुई साहब, परसों भी आप ही की बोनी हुई थी। 8 आने के पैसे दुकान में आए थे बस। अरे इसके 2 दिन पहले पंडित जी की बोनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपए आ गए थे।
फिर वो मुझे ही दिलासा देते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं बाबूजी, होता है, कभी कभी किसी का हाथ नहीं अच्छा होता। वो इस तरह कह रही थी जैसे ये मेरी कोई कमी है और मुझे इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अजीब बात यह थी कि मैंने भी महसूस किया कि मुझे बिला वजह पंडित जी से जलन होने लगी थी, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे गाली पड़ रही है। मुझे अपनी किस्मत वाला होने का कोई दावा नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत लोग शायद दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं भी हूं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूं, लेकिन ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि मनहूसियत का दाग बर्दाश्त कर लूं। कोई मुझसे बोनी ना कराए, लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशगुन समझे, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अरे तौबा तौबा। मैंने पान तो ले लिए, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहूसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। भारी कदमों से कमरे की तरफ आ गया। अभी आकर बैठा ही था कि मेरा एक दोस्त आ गए। वो बाजार से कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे थे। अब अजीब हाल ये था कि मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं इन साहब को तंबोलिन की दुकान पर भेज दूं पान खाने के लिए, तो मुझ पर से ये मनहूस होने का दाग जो है मिट जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, सुनो यार, वो तंबोलिन जो है पान बहुत शानदार बनाती है। अरे पास ही में है दुकान तंबोलिन की। मैंने उनसे तंबोलिन की तारीफ भी की। वो साहब जरा सौंदर्य प्रेमी थे और तंबोलिन भी शक्ल सूरत की अच्छी थी, तो मिस्कीन से सूरत बनाकर बोले, अच्छा इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे अभी पान खाने का मन भी। अरे पैसे की क्या बात करते हो? मैंने उनकी बात काटी, पैसे मुझसे ले लो। मैंने उनकी नजरों में लालच देखी। उन्हें लगा कि जब ये उधार देने के लिए इतना उतावला हो ही रहा है तो क्यों ना उधार माफ भी करवा लिया जाए। बोले, अच्छा चलो तुम इतना कह रहे हो तो मंजूर है, लेकिन सुनो, कभी तकाजा मत करना। मुझे तकाजा बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, समझ गए, जाओ ये लो जाओ। तो मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। सड़क पर चलते हुए कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके बगल में चलता हुआ एक अजनबी जिसे आप जानते तक नहीं है, वो जरा आपसे आगे निकला तो आप बेवजह उससे रेस करने लगते हैं। आपको लगता है कि वो तेज चलकर आपसे आगे निकलकर आपको नीचा साबित करना चाहता है। आप रफ्तार बढ़ा देते हैं, हांफने लगते हैं, लेकिन तेज चाल चलते रहते हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा था। उन हजरत को भेजने के बाद मुझे अजीब सनक हो गई। कुछ दिन तक जो भी मुझसे मिलने आए, मैं इधर उधर की बात कहूं और फिर कहूं, अरे वो दुकान देखी है आपने पान की, तंबोलिन वाली, क्या पान बनाती है, मजा आ जाता है, खाएंगे आप, खाकर आइए। बातों बातों में मैं तंबोलिन की तारीफ भी कर देता। तो धीरे धीरे मेरे दोस्त यार मेरा मजाक भी उड़ाने लगे। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि इसका कोई और मतलब भी निकल सकता है। दोस्त फप्तियां कसते थे, छुपे रुस्तम, भगत जी, और न जाने क्या क्या नाम मुझे दिए गए। लेकिन मैंने सारी आफतें हंस कर टाली, क्योंकि ये दाग मिटाने की जो धुन मुझ पर सवार हो गई थी। पर कुछ भी कहिए साहब, किला तो मैंने फतह कर ही लिया था। और इसका सबूत यह है कि कुछ दिन के बाद जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और बहुत अदब से मुझे देती हुई बोली, साहब आप ना रोज बोनी करा दिया करो बस। उसके बोले इस जुमले की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत तो नहीं थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो, मैं जीत गया हूं। कई दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। ये नाटक अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिन उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोनी नहीं होगी तो मुझे उसके बिक्री की क्या फिक्र होगी। तो दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था कि किसी की आहट मिली। अब आंख ऊपर को उठाता हूं तो तंबोलिन गिलोरिया लिए हुए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा था, लेकिन इतना बेमुरवती भी तो नहीं कि उसे दुत्कार दूं। मैंने कहा, अरे तुमने बेकार तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलोरियां रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा कि मैं ही चलकर बोहनी कर रहा हूं। हाँ, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोनी नहीं करने दी मैंने। मैं मुस्कुराया। पता नहीं क्यों एक गर्व की अनुभूति से हुई। मैंने बहुत अदब से गिलोरियां खाई और बोहनी भी कराई। लेकिन जिस फिक्र से मैं आजाद होना चाहता था वो तो फंदे की तरह गर्दन पे चिपट गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त कुछ दिन उसके यहाँ पान वान खाएंगे तो खुद ही खाने लगेंगे,
और मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर तंबोलिन के पान महंगे थे, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया वो दोबारा नहीं गया। एक दो रसिक किस्म के नौजवान अभी तक आते थे, वो लोग एक ही हंसी में पान और उसके रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए पूरे 1.5 रुपए खर्च करने पड़े थे। बदिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हो गया। अब मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तरकीबें लगाने लगा। बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिर में यही हल निकला कि वो घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ले लिया और रातों रात अपना सामान वगैरह उठाकर वहां जा पहुंचा। वो घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी भी जेल खाने से निकलकर उतना खुश नहीं होता होगा। सुबह हुई तो मुझे पंछी की आजादी का अनुभव हो रहा था, जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पी, मुंह हाथ धोया और फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ देने वाली बला से फतेह पाकर जो मुझे खुशी हो रही थी, उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती नहीं थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आजादी का नशा था। हर एक चीज मुस्कुराती हुई लग रही थी। खुशी खुशी एक नई दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा तो तंबोलिन इधर लपकी चली आ रही है। अरे कुछ ना पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि उसका और अपना दोनों का सर फोड़ लूं। मुझे देखकर वो ऐसे खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से लीजिए। उतनी दूर से उसने आवाज लगाई, अरे वाह भाई वाह, आप तो ऐसा भागे जैसे किसी को पता ही नहीं लगा। मैं घबराया सा रुक गया। वो पास आकर बोली, अरे मुझसे कहा तो होता कि उस घर में कोई दिक्कत है। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली पड़े, बल्कि मेरे घर के पीछे एक बड़ा आराम का मकान था। मैं उसकी बात के जवाब में सिर्फ अरे वो कुछ नहीं बस वो करता रहा। फिर उसने ऐसे अपनेपन से कहा, चलिए मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगी, जिस तरह से भी हो सकेगा आपको उठा के ले जाऊंगी। कितना किराया इस घर का? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, वो 10 रुपए। अब बात यह है कि किराया था 20 रुपए, लेकिन मैंने कहा 10, ताकि ये दलील उसके हाथ से निकल जाए कि घर तो बहुत महंगा है। लेकिन तंबोलिन इस चकमे में भी नहीं आई। तुनक कर बोली, हैं इस जरा से घर के 10 रुपए? आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। लेकिन चलिए मैं उस घर की कुंजी भी ले आई हूं, ये देखिए। कहते उसने कुछ चाबियां दिखाई। चलिए फिर अभी मैं इस वक्त आपको दिखाई देती हूँ घर, चलिए। वो इतनी बेसब्र हो गई कि उसने मेरा हाथ पकड़कर चलना ही शुरू कर दिया, बल्कि कुछ कदम तो मैं चल भी दिया। फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने हाथ झटक कर कहा, अरे छोड़ो भाई, कमाल करती हो। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, आज ही तो इस घर में आया हूं, आज ही कैसे छोड़ सकता हूं? एडवांस दे चुका हूं, ऐसे कैसे है मतलब? तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपए तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपए कौन सी बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोनी वहां और किसी की भी नहीं है। फिर लचते हुए बोली, आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहां उठा के ले आऊंगी। हाँ। मेरा दिल बैठने लगा। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ गई थी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान ना उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार लगाऊं उस पर। शरीफ आदमी की यही दिक्कत होती है कि जबान इतनी बेमुरब्बत हो नहीं पाती है। मैं बोला, अब मेरा कुछ ठीक नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं, आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े, तुम न इधर की रहोगी ना उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप कहीं नहीं जा रहे ना? नहीं, मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज यहां आकर बोनी करा लिया करूंगी, ये ठीक है? इतनी दूर रोज आओगी तुम? हाँ चली आऊंगी, 2 मील का ही तो है, आपके हाथ की बोनी हो जाएगी। ये लीजिए गिलोरियां लाई हूं, लाइए बोनी करा दीजिए आज की। कुछ बेहोशी सी महसूस की मैंने। खैर गिलोरियां खा ली, पैसे दिए और गश की सी हालत में ऊपर जाकर मैं चारपाई पर लेट गया। अब इस वक्त मेरी कुछ अकल काम नहीं कर रही है। इस मुसीबत से कैसे गला छुड़ाऊं, तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूं। कोई राह नजर नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूं, बेमुरव्वती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूं। अगर कोई साहब मेरी इस लाचारी पर मुझे कोई मशवरा दे दें तो मैं जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा।
तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद की लिखी कहानी बोहनी। शो के बारे में कोई भी फीडबैक हो, आप किसी कहानी के बारे में, किसी किरदार के बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना सुनना चाहते हैं, तो मेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। साउंड डिजाइन है अमृत रेड्डी का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई कहानी, नए किरदार और नए एहसास के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।